आईएमयू के कॉलेजेस में डीएनएस बहुत रेयर हो गया है। अब पर डीएनएस करने से पहले कॉलेज से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब। अब आती है बीएससी की बात। अब बीएससी में भी तुम स्पॉन्सरशिप ले। पर्सनली मैं कोई कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं ली थी उस टाइम पे जब मैं 2021 एंट्री की हूँ, तो उस टाइम पे So hello everyone, I hope all of you are doing well. This is your Sailor Girl Cadet प्रेरणा घोष। अब इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक टॉपिक को लेके बात करेंगे और वो बेसिक टॉपिक ये है कि कौन से ऐसे वेज है जिसके थ्रू तुम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर योर क्लास 12। अब देखो, ये चीज मुझे भी पता है, जो मेरे व्यूअर्स है उन्हें भी पता है कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, फील्ड ऐसा इतना सुंदर है, सबको पता है। पर एक्चुअली में कैसे ज्वाइन करना होगा, कौन से वेज होते हैं, मतलब कितने सारे फील्ड है मेरे पास, कितने सारे ऑप्शंस हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सवाल भी तो बहुत लोगों के दिमाग में चलता है कि पहले आईएमयू सीटी देना चाहिए या पहले स्पॉन्सरशिप लेना चाहिए, क्या बीटेक के लिए स्पॉन्सरशिप लेना जरूरी है। इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें इस एक वीडियो में मिल जाएगा, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। और इससे पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आते रहे। सो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक क्राइटेरिया से, एकदम स्क्रैच से। अब देखो, अगर तुम्हें अपने 12th के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, सो यू नीड टू हैव एट लीस्ट मिनिमम ऑफ 60% इन योर पीसीएम। ओके, अब देखो, ये पीसीएम परसेंटेज और टोटल एग्रीगेट के साथ बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, तो इससे पहले एक बार क्लियर कर देते हैं। टोटल एग्रीगेट और पीसीएम परसेंटेज अलग है। पीसीएम परसेंटेज यानी तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का मार्क्स मिला के 60% होना चाहिए मिनिमम। अगर 60% मार्क्स है तुम्हारे क्लास 12 में, तभी तुम एलिजिबल हो मर्चेंट नेवी के लिए। इसके अलावा भी कुछ मेडिकल क्राइटेरियाज होते हैं और तुम्हारे 10th या 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में। अब मेडिकल क्राइटेरियाज में क्या क्या आता है, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। इस डिटेल्ड वीडियो एक ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो वहां पे जाके चेक कर सकते हो। पर बेसिक अगर बात करें तो वही तुम्हारे पास, तुम्हारा आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तो कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर किसी का कलर ब्लाइंडनेस है तो वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा। कुछ मिनिमम हाइट क्राइटेरियाज रहते हैं। उसके अलावा तुम्हारे बीएमआई, ये सब थोड़े बहुत चीजें हैं जो चेक किया जाता है। इसके बारे में, ऐसा मैंने बताया कि डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो उस पर टाइम वेस्ट ना करके हम लोग आते हैं इस बारे में कि अब इस टॉपिक पे बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे वेज है जिसके थ्रू मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकती हूँ, या फिर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो मर्चेंट नेवी पे आ सकते हो। देखो, पहला आता है हमारा डीएनएस। डीएनएस यानी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। अब डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस होता है 1 साल का कोर्स, ठीक है। आईएमयू के कैंपसेस में भी डीएनएस होता है और प्राइवेट कॉलेजेस में भी डीएनएस होता है। पर अब बात यह है कि आईएमयू के कॉलेजेस में डीएनएस बहुत रेयर हो गया है अभी के मतलब अभी का अगर स्टैटिस्टिकली बात किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज सब अब पहले ही स्पॉन्सरशिप दे देती है, उसके बाद ही कैडेट्स को रिक्रूट किया जाता है, उन्हें अलॉट किया जाता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट पे। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक मिल गया, स्पॉन्सरशिप। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहे होगा कि मैम ये स्पॉन्सरशिप अब नया क्या चीज है। अब देखो, स्पॉन्सरशिप का मतलब ये नहीं है कि कंपनी तुम्हारी पूरी खर्चा उठाएगी, कि तुम जो पढ़ाई करोगे जो भी है उसका खर्चा कंपनी का है, नहीं। स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि बिफोर यू ज्वाइन योर मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, उसके पहले तुम किसी कंपनी का कोई एक टेस्ट क्लियर, रिटन टेस्ट क्लियर किए होंगे और तुम अपना इंटरव्यू क्लियर किया होंगे, ठीक है। अगर तुम ये दोनों क्लियर कर लिए, उसके बाद और मेडिकल टेस्ट वगैरह सारे का टर्म्स एंड कंडीशंस मीट अप करने के बाद कंपनी और तुम्हारे बीच में एक अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट में क्या रहता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं एंड स्टेटिंग द फैक्ट कि जब तुम अपना डीएनएस का या फिर बीएससी का या फिर बीटेक का पढ़ाई खत्म करोगे, उसके बाद तुम उसी कंपनी को ज्वाइन करोगे एज अ ट्रेनी। ओके, इंजन कैडेट के लिए टीएमई बन के ज्वाइन करोगे या फिर डीएनएस किए होगे और या फिर बीएससी से हो तो एज अ डेक कैडेट ज्वाइन करोगे, ठीक है। अब ये हो गई डीएनएस की बात। अब ओके, और कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं डीएनएस के बारे में। डीएनएस करना है तो बहुत सारी अच्छी कॉलेजेस हैं, ठीक है। तुम कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का नाम ले लो, फॉर एग्जाम्पल टीएस रहमान है, टीएमआई है, ओके। और बात करते हैं गणपति यूनिवर्सिटी है, आईएमआई है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं।
जहाँ से तुम अपना डीएनएस कर सकते हो। पर डीएनएस करने से पहले, कॉलेज से पहले ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंपनी। अब सारी कंपनीज अपना फॉर्म रिलीज करती है, ठीक है। 2 बार डीएनएस का फॉर्म निकलता है एक साल में। पहला है अगस्त बैच, एक होता है अगस्त बैच के लिए, दूसरा होता है फेब बैच के लिए। अब मान लो तुम अपना अगस्त बैच के लिए, फॉर एग्जांपल इस ईयर अगस्त बैच यानी 2025 अगस्त डीएनएस स्पॉन्सरशिप का जो फॉर्म आएगा, उसमें तुमने अपना फॉर्म किसी कंपनी XYZ कंपनी का तुमने फॉर्म फिलअप किया है, तुमने उनका रिटर्न क्लियर कर लिया, उनका मेडिकल क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया और साइकोमेट्रिक भी क्लियर कर लिया, तो वो कंपनी अभी तुम्हें हायर कर लेगी। हायर करने के बाद वो तुम्हारे साथ उनका ये एग्रीमेंट रहेगा कि तुम अगर ये क्राइटेरियाज मीट अप करते हो, उसके बाद once you are done with your course of pre once you are done with your pre-C course, then you will be joining our company as a cadet, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा स्पॉन्सरशिप। अब मान लो ये फेब बैच और अगस्त बैच ये दोनों अब हिस्से में कैसे आता है। अब ये सब के बाद भी एक ये कंपनी, ये तो तुम्हें कंपनी ने लेटर दे दिया, जो भी हुआ तुम्हारा कंपनी के साथ हो गया, पर अब कोई भी इंस्टीट्यूट पर अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो उस इंस्टीट्यूट के, उस सब इंस्टीट्यूट का जो एक मदर बॉडी है वो है IMU यानी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। हम इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी हर साल अपना एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IMUCT। अब कोई भी बच्चा चाहे वो डीएनएस का हो, बीटेक का हो या बीएससी का हो, उसको IMUCT क्लियर करना ही पड़ेगा। यानी मान लो अगर 70 से 80 हजार बच्चे IMUCT दे रहे हैं और सिर्फ 13 to 14,000 का ही नाम लिस्ट में आता है, तो उस बच्चे को अगर उसको अपना मैरीटाइम फील्ड में अपना कोर्स कंटिन्यू करना है तो उसको अपना IMUCT क्लियर करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने स्पॉन्सरशिप क्लियर कर लिया पर मेरा IMUCT में रैंक नहीं आया तो मैं अपने स्टडीज को कंटिन्यू कर सकती हूँ। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब IMUCT होने के बाद, अब जैसे अगस्त बैच का हम लोग बात कर रहे थे, तुमने मान लो तुम्हारा कंपनी की तरफ से भी तुम्हारा तुम स्पॉन्सर्ड हो कोई भी XYZ कंपनी एंड तुम्हारा IMUCT में भी नाम आ गया, ठीक है, लिस्ट में। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जैसे IMUCT का रिजल्ट आ जाएगा तुम अपने कंपनी को बता दोगे ये वो हो गया सब, उसके बाद तुम्हें कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, या फिर अगर तुम्हारी कंपनी का किसी कंपनी कॉलेज के साथ ऑलरेडी टाई अप है तो वहीं पे तुम्हें भेज दिया जाएगा एंड यू विल कंटिन्यू विथ योर कोर्स। अगर तुम डीएनएस कर रहे हो तुम्हारा 1 साल का कोर्स होगा, ठीक है। उसके बाद तुम अपना शिफ्ट ज्वाइन करोगे, जो भी बीच में प्रोसीजर है फलाना ढिमकाना वो छोड़ो, एक ओवरव्यू, एक जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ। अब आती है बीएससी की बात। अब बीएससी में भी तुम स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, कुछ कंपनीज है जो बीएससी के लिए भी स्पॉन्सरशिप देती है, ठीक है। अब बीएससी का क्या है, बीएससी 3 साल का कोर्स है, ठीक है, ये एक डिग्री कोर्स है, पहला चीज। अब बीएससी अगर तुम्हें करना है और तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे अभी स्पॉन्सरशिप का कोई हेडेक नहीं लेना है, अभी मैं अपने 12th के बोर्ड्स पे फोकस करना चाहती हूँ एंड आफ्टर दैट मैं IMUCT क्लियर करके मैं अपना कॉलेज लाइफ जैसे मतलब आगे बढ़ेगा, मैं अपना कॉलेज लाइफ भी एंजॉय कर पाऊंगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस टाइम पे भी कैंपसिंग होगी, मैं उस टाइम पे कंपनी के थ्रू प्लेसमेंट ले सकती हूँ, सो यू आर वेलकम, तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन है। डीएनएस के लिए स्पॉन्सरशिप लेना मैंडेटरी है, ये बहुत जरूरी है, वरना आगे जाके तुम खुद फंस जाओगे, ठीक है। पर बीएससी के लिए ऐसा स्पॉन्सरशिप लेना, बीएससी एंड बीटेक के लिए ऐसा स्पॉन्सरशिप लेना बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर कोई तुम्हें ये बोल रहा है कि बीएससी या बीटेक के लिए भी स्पॉन्सरशिप लेना जरूरी है तो वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, सीधी सी बात। क्योंकि जब तुम बीएससी या बीटेक के लिए एनरोल करते हो अपने आप को, अब बीएससी या बीटेक तुम IMU कैंपस से भी कर सकते हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में भी कर सकते हो, ठीक है। अब IMU कैंपस से करना है या प्राइवेट कॉलेजेस से करना है, प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है, जनरली हर प्राइवेट कॉलेज अपना एक अलग एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो तुम्हें उसको भी क्वालिफाई करना होगा एंड तुम्हें IMUCT भी क्वालिफाई करना होगा, फिर जाके तुम अपना एडमिशन लो, तुम अपना 3 साल का कोर्स करो। इन द मीन टाइम तुम्हारे कॉलेज में बहुत सारी शिपिंग कंपनीज आएंगे, क्योंकि तुम्हारे कॉलेज में जैसे ही मतलब प्लेसमेंट शुरू होगा, कैंपसिंग शुरू होगी, कंपनीज आती रहेंगी, तुम उसके लिए बैठो, तुम अपना CV वगैरह सब अच्छा बनाओ, मतलब बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहो, अच्छा रिजल्ट लाओ सेमेस्टर में, फिर तुम कंपनीज के लिए बैठो, इंटरव्यू निकालो और फिर हो गई तुम्हारी प्लेसमेंट। तुम भी जैसे ही तुम्हारा 3 साल या 4 साल का बीटेक या BCA दोनों का सेम है,
तुम्हारा जैसे पढ़ाई खत्म होगा तुम ज्वाइन करोगे एज अ कैडेट। अब डीएनएस और बीएससी जो लोग करते हैं वो डेक साइड ज्वाइन करते हैं। एक शिप का दो साइड होता है, मतलब जनरली, ठीक है। वो तो कहने को तो गैली भी हो सकता है, पर हम जनरली अगर कैटेगराइज करें तो दो साइड में बांटा जा सकता है, एक इंजन साइड और एक डेक साइड। तो जो लोग बीएससी या डीएनएस कर रहे होते हैं वो लोग ज्वाइन करेंगे डेक एज अ डेक कैडेट, यानी डेक साइड पे दे विल बी द नेविगेटिंग ऑफिसर्स। एंड जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं यानी बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, वो लोग ज्वाइन करेंगे एज अ इंजन कैडेट और टीएमई ट्रेनी मरीन इंजीनियर। ओके, अब बीएससी का जैसे मैंने बताया, बीटेक का भी सेम सीन है। तुम चाहो तो कुछ कुछ कंपनीज, बहुत रेयर कंपनीज है जो आजकल बीटेक के लिए भी स्पॉन्सरशिप दे रही है, ठीक है। तुम वैसे भी ले सकते हो, वरना तुम अपना एडमिशन लो। मैं पर्सनली मैं कोई कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं ली थी उस टाइम पे, जब मैं 2021 एंट्री की हूँ, तो उस टाइम पे बीटेक के लिए स्पेसिफिकली कोई कंपनी का स्पॉन्सरशिप नहीं निकला था। 2022 में एमएससी का स्पॉन्सरशिप पहला बीटेक के लिए निकला था। एंड उस टाइम पे मैंने कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली थी। मैं अपना आईएमयू सीईटी हुआ, उसके बाद रिजल्ट निकला, आईएमयू सीईटी के रैंक बेसिस पे मुझे आईएमयू कोलकाता अलॉट हुआ। आई केम टू द कॉलेज, फिर मेरा कॉलेज लाइफ शुरू हुआ, सब चलता रहा। कुछ सेमेस्टर के बाद एक कंपनी आई, मैंने उसके लिए अप्लाई किया, मैं बैठी, मेरा प्लेसमेंट हुआ। when once I'm done with my course I'll be joining their vessel। तो ऐसा होता है पूरा बीएससी बीटेक और डीएनएस का प्रोसीजर। तो इस वीडियो को पूरा जिन्होंने देखा है तो उनको पता चल गया कि कैसे कैसे तुम्हें स्टेप्स लेना है, क्या इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज पे अब और कंफ्यूज मत होना कि स्पॉन्सरशिप लेना इम्पोर्टेंट है या नहीं, या स्पॉन्सरशिप का एग्जाम पहले होता है, या हमारा आईएमयू सीटी पहले होता है। वन मोर थिंग, जो लोग एंड तक रहे उसके लिए एक टिप देना चाहूंगी मैं। अब देखो, मैं जैसे बताई थी ना कि डीएनएस में दो बार फॉर्म निकलता है, एक बार बी अगस्त बैच में, एक बार फेब बैच में। अब मान लो ऐसे बहुत लोगों का होता है कि उनको स्पॉन्सरशिप के बारे में पहले पता नहीं होता है, ठीक है। वो लोग आईएमयू सीटी देते हैं पर उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, या फिर उनको स्पॉन्सरशिप के बारे में पता है पर वो किसी कंपनी का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हो। होता है ऐसे, प्रिपरेशन की कमी हो सकती है, कुछ ऊपर नीचे हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके लिए एक और ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, अच्छे से पढ़ के आईएमयू सीटी का अच्छा रैंक निकालो। उसके बाद जैसे ही फेब बैच के लिए फॉर्म खुलेगी कंपनीज का, तुम उस पर अप्लाई करो। उस टाइम तक तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम रहेगा कि तुम इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन ले पाओ, कंपनी सीबीटीज के लिए भी प्रिपरेशन ले पाओ। सबके बाद तुम आ जाओ कंपनीज के पास, तुम्हारा जैसे ही तुम शॉर्ट लिस्ट होते हो तुम जाओ, अपना इंटरव्यू दो, अपना इंटरव्यू निकालो और प्लेसमेंट ले लो, और क्या, स्पॉन्सरशिप ले लो, और क्या। फिर फेब बैच से, मतलब मंथ ऑफ फेब्रुवरी से तुम्हारा डीएनएस का जर्नी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आई होप और कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। और अगर तुम्हें भी अपने आईएमयू सीटी या स्पॉन्सरशिप का प्रिपरेशन करना है तो आईएमयू में, एज आई ऑलवेज से, हैज गॉट योर बैक। तो यहाँ पे स्क्रीन पे सारे डिटेल्स दिख रहा होगा, नंबर दिया हुआ है नीचे। डोंट फॉरगेट टू रिंग अस अप इफ यू हैव एनी डाउट, ओके। फील फ्री टू contact for more such updates. Stay tuned and thank you so much.